हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी पावर। इस वीडियो में हम लोग रीडिंग करेंगे इतिहास कक्षा 6 का 5वां अध्याय राज राजा और एक प्राचीन गणराज्य। यह अध्याय कक्षा 6 का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक है और इसी अध्याय में हम महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं। इस अध्याय का पहला पॉइंट है कुछ लोग शासक कैसे बने, यानी पहले के समय में लोग शासक कैसे बनते थे। तो लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे। कैसे? तो करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों यानी ब्राह्मणों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे जो अश्वमेध यज्ञ करता था जो राजा। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, यानी राजा इसमें सबसे बड़े होते थे। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान यानी यज्ञ करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित जल का छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था, यानी जो ब्राह्मण जो होते थे वे राजा के ऊपर पवित्र जल की छिड़काव के साथ साथ और बहुत सारे यज्ञों को भी कराता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। किन्हें? तो शूद्रों को। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ण। यह वर्ण प्राचीन समय में पुरोहितों द्वारा बनाए गए थे, जिनमें उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, जिसमें सबसे बड़े ब्राह्मण माने जाते थे और सबसे निचले तबके के लोग को शूद्र बना दिया गया था। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों का काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार थे। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है, यानी लोगों की बसने की जगह को जन कहा जाता है और इसी से जनपद बना है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 45 यानी अगले पृष्ठ पे दिखाए गए हैं मानचित्र में। तो इसे हम जैसे ही अगले पृष्ठ पे चलेंगे इसे देखेंगे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंगजी खीरा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियां में भी रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। बगल में जो यह पात्र नजर आ रही है यह एक धूसर पात्र है। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था, जो कि इस पृष्ठ पे इस तरह दिखाया गया है। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, जिसे मैंने पिछले पृष्ठ पे देखा।
इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है, जिसे आप वीडियो को पीछे कर करके देख सकते हैं। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, महाजनपद। तो महाजनपद किसे कहते हैं और महाजनपदों के बारे में हम इस उपमहाद्वीपीय के चित्र पे नीचे इसी पृष्ठ पे देखेंगे। तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। जो जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए उन्हें ही महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। तो चलिए हम उन महाजनपदों को देखें। ये देख सकते हैं, यह उपमहाद्वीप का मानचित्र है जिस पे महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर को दिखाया गया है। जैसे मगध, जो सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण महाजनपदों में एक है। मगध, वैशाली, हस्तिनापुर, तक्षशिला, उज्जैन, कौशाम्बी। कौशाम्बी के बारे में इसके एक किले को अगले पृष्ठ पे भी चित्रित किया गया है। जैसे हम अगले पृष्ठ यानी पृष्ठ 46 पे चलेंगे, हम कौशाम्बी के किले को देखेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। और मगध के बारे में तो अधिक विश्लेषित करके पृष्ठ 48 में यानी इसी अध्याय में बताया गया है। तो यह उपमहाद्वीप का मानचित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप इस तरह देख पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अपने राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों ने तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। नीचे कौशाम्बी किले की दीवार के चित्र को दर्शाया गया है। इसके बारे में कुछ यहाँ बताया भी गया है। जैसे यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। यानी इस कौशाम्बी किले के एक भाग का निर्माण अनुमान लगाया गया है कि 2500 साल पहले हुआ था। यह जो चित्र आपको नज़र आ रही है, यह आधुनिक यानी वर्तमान के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से मिली यह दीवार के एक अवशेष को इस प्रकार बताया गया है। आगे अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था, जिन्हें पृष्ठ 77 यानी अध्याय 8 में गांव, शहर और व्यापार इस अध्याय में बताया गया है। जैसे ही हम अध्याय 8 में चलेंगे, इसके बारे में अधिक विश्लेषित करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कर, जिन्हें आज हम टैक्स के रूप में जानते हैं। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। जो कर लगाए गए थे वह इस प्रकार लगाए गए, जैसे फसलों पर लगाए गए कर, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था तथा आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि में परिवर्तन, यानी जो कृषि थी उसमें बदलाव कैसे आए। तो इसी युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। और दूसरा, लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर
धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उन्हें रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगा। पॉइंट है सूक्ष्म निरीक्षण, यानी इस पृष्ठ पे हम यानी मगध के बारे में इस पृष्ठ पे जानेंगे और अगले पृष्ठ पर वज्र संघ के बारे में जानेंगे। तो मानचित्र 4 पृष्ठ 45 में मगध ढूंढो। आप वीडियो को पीछे कर करके बैक में जाके देख सकते हैं। हमने उप महाद्वीप के मानचित्र पे आपको पहले ही बताया कि मगध के बारे में वहाँ पे मैंने सर्कल कर रखा है और इसके बारे में विश्लेषित में पढ़ना है, तो जिसे हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया और इसी महत्वपूर्ण जनपद होने के कारण इसे महाजनपद से भी जाना जाता है, यानी महाजनपद के नाम से भी जाना जाता है। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। कौन? तो ये नदियाँ, गंगा और सोन जैसी नदियाँ। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए जो ये बिंबिसार और अजातशत्रु से किसी भी प्रकार की संभव साधन अपना सकते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिरी, यानी जो आधुनिक यानी अभी वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है, वह कई सालों मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जो आज का पटना, उसको मगध की राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था, यानी वो पूरे विश्व पे अपना शासन करना चाहता था, लेकिन पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कुछ करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की सबसे बड़ी सेना थी, जिससे मेसिडोनिया के जो सिकंदर थे राजा, उनके सिपाही अधिक भयभीत थे। नेक्स्ट यानी दूसरा ख नंबर पॉइंट है वजी, यानी वजी संघ। जैसा कि तुमने पिछले पृष्ठ पे पढ़ा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वजीराज थी, जिसकी राजधानी वैशाली यानी वर्तमान बिहार में ही थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गणिया संघ कहते थे। गणिया संघ में कई शासक होते थे और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। जो यह वजी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। नीचे यानी नेक्स्ट पॉइंट में अजातशत्रु और वजी संघ के कुछ वार्तालाप को बुद्ध के उपदेशों द्वारा बताया गया है। जैसे अजातशत्रु वजी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। तो बुद्ध ने उनसे पूछा, किससे? तो वस्कार से, क्या वजी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि यह ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि बुद्ध ने कहा कि वजीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे,
तथा वजी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे और शहरों तथा गांवों में चैतियों का रख रखाव करेंगे तथा विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तब तक वे उन्नति के शिखर पे रहेंगे। आगे कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते, तो कैसे संघों को, तो वजी संघ जैसे संघों को। तो इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्यों में शामिल कर लिया। इनके बारे में हम अध्याय 9 नए साम्राज्य और नए राज्य में पढ़ेंगे, जिसमें हर्षवर्धन, केशिन द्वितीय, समुद्रगुप्त इत्यादि इन सभी महान राजाओं की प्रस्तियों का भी जिक्र किया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और यह रोचक अध्याय है। तो मैं इस अध्याय की समाप्ति के साथ आपको कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने इस अध्याय का PDF नोट्स लिंक के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जहां से आप इस अध्याय का PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यह मेरा खुद से बनाया हुआ PDF नोट्स है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह बने रहें हमारे चैनल NCERT पावर के साथ, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने प्रियजनों, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारी सोच, आपकी सफलता। जय हिंद।